गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियोज में हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों के अंतर्गत सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया। इसके साथ ही मुगल कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के कुछ स्रोतों के बारे में अध्ययन किया। इसी क्रम में आज हम मुगल कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों के अंतर्गत कुछ अन्य प्रमुख ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो जो मुगल कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने हेतु जो नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है तारीख-ए-शेरशाही। इस ग्रंथ के लेखक है अब्बास खां सरवानी। इस ग्रंथ का जो अन्य नाम है वो है तुहफात-ए-अकबर शाही, अर्थात इस तारीख-ए-शेरशाही ग्रंथ को तुहफात-ए-अकबर शाही भी कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना अकबर के आदेश से उसके शासनकाल में अब्बास खां सरवानी ने की थी। अर्थात अब्बास खां सरवानी ने ये जो शेरशाह सूरी से संबंधित तारीख-ए-शेरशाही ग्रंथ लिखा है, ये अकबर के आदेश के अनुसार अकबर के शासनकाल के समय लिखा था। अब्बास खां सरवानी शेरशाह का समकालीन था और शेरशाह से उसके पारिवारिक संबंध थे। उसके जो अब्बास खां सरवानी के पिता और अन्य संबंधी शेरशाह के समय उच्च पदों पर नियुक्त थे, इसलिए लेखक को शेरशाह के कार्यों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त थी। तो ये जो तारीख-ए-शेरशाही ग्रंथ है, ये शेरशाह के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रमाणिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में शेरशाह के बादशाह बनने के पहले के तथा बादशाह बनने के बाद के कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब्बास खां सरवानी के अनुसार अब्बास खां सरवानी अपने इस ग्रंथ में लिखता है तारीख-ए-शेरशाही ग्रंथ में कि फरीद ये जो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था। फरीद है शेरशाह सूरी का बचपन का नाम। तो ये जो फरीद था, इसको शेरखां की उपाधि बिहार के शासक बहार खां लोहानी ने दी थी। एक बार ये शेरशाह सूरी या ये इनका जो बचपन का नाम था फरीद, यह फरीद बिहार के शासक बहार खां लोहानी के यहाँ रह रहे थे। तो उस दौरान बहार खां के साथ एक बार इनको शिकार पर जाने का मौका मिला। तो तभी क्या हुआ, एक शेर आ जाता है अचानक से। तो फरीद क्या करता है, तलवार के एक वार से उस शेर का शिकार कर देता है। तो ये जो बिहार के शासक थे बहार खां लोहानी खुश हो गए और खुश होकर फरीद को शेर खां की उपाधि से नवाजा। शेर खां ने कुछ समय के लिए बाबर के पास भी नौकरी की थी। अब्बास खां सरवानी के इस तारीख-ए-फिरोजशाही ग्रंथ के अनुसार ये जो शेर खां थे, इन्होंने मुगल सम्राट बाबर के पास भी नौकरी की थी। जो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बादशाह बाबर, इनके यहाँ भी नौकरी की थी। और बाबर ने अपने वजीर खलीफा से कहा था कि शेर खां पर नज़र रखो, ये होशियार आदमी है और शाही चिन्ह उसके मस्तक पर नज़र आते हैं। मैंने अनेक अफगान सरदार देखे हैं जो पद और शक्ति में इससे बड़े चढ़े थे, इससे ज़्यादा पद और शक्ति में इससे आगे थे, लेकिन उनसे मैं कभी प्रभावित नहीं हुआ। मगर मैंने जब इस आदमी को देखा, बाबर किसके बारे में बात कर रहा है, शेर खां के बारे में, कि जब मैंने इसको देखा तो तत्काल मेरे ध्यान में आया कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि उसमें बड़प्पन और राजनीतिज्ञ के लक्षण मालूम होते हैं। तो बाबर ने अपने वजीर खलीफा को ये पहले से ही अवगत करा दिया था कि ये मुग़ल साम्राज्य के लिए खतरा हो सकता है। ये हिंदुस्तान में मुग़ल साम्राज्य के स्थान पर अफगान सत्ता स्थापित कर सकता है, तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन वजीर ने इतना ध्यान नहीं दिया, तभी शेर खां मौका देखकर वहाँ से फरार हो जाता है। ये जो तारीख-ए-शेरशाही ग्रंथ है, इसमें शेरशाह के जन्म, प्रारंभिक जीवन में उसके द्वारा किए गए संघर्ष, हुमायूं के साथ सत्ता प्राप्ति के लिए हुए संघर्ष तथा बादशाह के रूप में उसको
उसके अनेकों विजयों एवं प्रशासनिक कार्यों का विवरण मिलता है। शेरशाह की उच्च कोटि की शासन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, प्रजा हितैषी, कृषि हितैषी कार्यों, कृषक हितैषी कार्यों का उल्लेख भी अब्बास खां सरवानी ने अपने इस ग्रंथ तारीख़-ए-शेरशाही में किया है। इस ग्रंथ में जो अन्य महत्वपूर्ण उल्लेखित बातें हैं उनमें यह है कि शेरशाह ने घोड़ों को दाग लगाने और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथा पुनः प्रारंभ की थी। शेरशाह से पूर्व जैसे अलाउद्दीन खिलजी या फिर उससे पहले बलबन ने भी घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथा शुरू की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए शेरशाह ने पुनः यह व्यवस्था लागू की। इसने शेरशाह सूरी ने महत्वपूर्ण मार्गों पर लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया, जिनमें हिंदू या मुस्लिम धर्म के किसी भी धर्म के जो यात्री थे इसमें ठहर सकते थे सरायों में और आराम कर सकते थे। शेरशाह सूरी ने 4 महत्वपूर्ण सड़कें भी बनवाई थी, जिनमें जो पहली सड़क थी वो अटक पंजाब से लाहौर दिल्ली होते हुए सोनारगांव बंगाल तक जाती थी। इस सड़क को कालांतर में ब्रिटिश काल में ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया गया। ये जो पहली जो सड़क थी अटक पंजाब से सोनारगांव बंगाल तक, इसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सड़क थी आगरा से बुरहानपुर मांडू तक। तीसरी सड़क आगरा से होते हुए जोधपुर, जोधपुर से चित्तौड़, और चौथी जो सड़क थी लाहौर से होते हुए मुल्तान तक जाती थी। 1544 ईस्वी में जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, यह जो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक मालदेव के मध्य। जो मारवाड़ का जो शासक था राव मालदेव, उसके तथा शेरशाह सूरी के बीच एक बहुत ही चर्चित युद्ध हुआ। गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है उसे, और ये युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था। और जो अब्बास खां सरवानी था इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, अर्थात ये शेरशाह सूरी के साथ था इस युद्ध के दौरान। तो इस युद्ध का जो वर्णन है वो हमें तारीख़-ए-शेरशाही ग्रंथ में प्राप्त होता है। ये जो तारीख़-ए-शेरशाही ग्रंथ है इसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो है घटनाओं की तिथियां नहीं दी है। अब्बास खां सरवानी ने जो घटनाओं का जो वर्णन किया उसमें तिथियां नहीं समाहित की, और इसके अलावा इसमें शब्दों का बाहुल्य है। मुगलकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में जो अगला जो ग्रंथ है वो है अकबरनामा। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के जो लेखक है वो है शेख अबुल फजल। अबुल फजल जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका जन्म हुआ 14 जनवरी 1551 ईस्वी में आगरा में सूफी परिवार में। इनके जो पिता थे उनका नाम था शेख मुबारक नागौरी। ये जो इनके पिता थे उच्च कोटि के विद्वान थे तथा उदार धार्मिक विचारों के थे। तो अबुल फजल पर अपने पिता की विद्वता तथा उदार धार्मिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा इनके जो बड़े भाई थे वो भी बड़े विद्वान थे। उनका नाम था अबुल फैज, और ये फैजी के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके जो बड़े भाई थे फैजी के नाम से प्रसिद्ध थे। अबुल फजल 1573 ईस्वी में अकबर के दरबार में प्रस्तुत हुए, अर्थात ये अकबर के दरबार में गए 1573 ईस्वी में, जहां उनके गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हो गया और शीघ्र ही ये जो अबुल फजल है अकबर का बहुत ही विश्वास पात्र एवं घनिष्ठ मित्र बन गया। 1585 ईस्वी में अबुल फजल को 1000 का मनसब प्रदान किया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 3000 कर दिया गया। ये जो मनसब था एक तरह से जात मतलब पद प्रतिष्ठा का ये द्योतक था मनसब, जिसमें जात और सवार नामक शब्द भी समाहित थे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जब अकबर के बारे में पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो ये एक पद का द्योतक था मनसब। तो अबुल फजल को 1585 ईस्वी में 1000 का मनसब और उसके बाद में 3000 बढ़ाकर 3000 मनसब कर दिया गया।
जो अबुल फजल का ये जो प्रभाव बढ़ रहा था, शुरू में मनसब 1000 था, फिर 3000 कर दिया, तो इसके प्रभाव को देखकर और चूंकि अकबर का विश्वास पात्र भी बन गया था, तो ये देखकर दरबार के जो दूसरे लोग थे उससे ईर्ष्या करने लगे और वे अवसर देखकर बादशाह को परामर्श देते कि अबुल फजल को दक्षिण भेज दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि दक्षिण के प्रशासन एवं सैनिक व्यवस्था में अवश्य ही अबुल फजल कोई भूल करेगा और इससे दरबार में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अतः 1598 ईस्वी में शाहरुख मिर्जा के साथ दक्षिण में मुगल सेनाओं का संचालन करने का कार्यभार सौंपकर अबुल फजल को दक्षिण भेज दिया गया। दक्षिण में अबुल फजल ने बड़ी ही कुशलता से युद्ध का संचालन किया। उसको जो कार्य सौंपे गए उनका कुशलतापूर्वक संचालन किया। उससे अकबर अबुल फजल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसकी मनसब बढ़ाकर 3000 से कितनी कर दी? 4000 कर दी। शहजादा सलीम जो कि अकबर का पुत्र था और जो कि बाद में जहांगीर नाम से बादशाह बनता, अकबर का उत्तराधिकारी बनता है सलीम, तो ये क्या करता है, अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। तो शहजादा सलीम द्वारा जब विद्रोह कर दिया जाता है तो अकबर चूँकि अबुल फजल उसका विश्वास पात्र था, उस अबुल फजल को अपना विश्वास पात्र समझता था अकबर, तो उसने क्या किया, अकबर ने सलाह लेने के लिए अबुल फजल को आगरा लौटने का आदेश भेजा कि भाई तुम आगरा आओ और मुझे तुमसे सलीम ने जो विद्रोह किया उसके संबंध में कुछ चर्चा करनी है। तो वापस दक्षिण से आगरा लौटने का अकबर आदेश देता है। तो जब सलीम को पता चलता है कि अकबर का जो अबुल फजल है चूँकि विश्वास पात्र था और वो सलाह देने के लिए जा रहा है मेरे खिलाफ, तो सलीम ने क्या किया, वीर सिंह बुंदेला उसका दोस्त था, सलीम का वीर सिंह बुंदेला नाम का एक दोस्त था, उसको के ओरछा का ये सरदार था वीर सिंह बुंदेला, ओरछा नामक जगह का ओरछा का सरदार था वीर सिंह बुंदेला। इसको क्या कहता है कि अबुल फजल की हत्या कर दो। तो अबुल फजल जब दक्षिण से बुंदेलखंड की सीमा में से होकर आगरा लौट रहा था, तब सलीम के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा 12 अगस्त 1602 ईस्वी को नरवर के समीप हत्या कर दी जाती है अबुल फजल की। कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि अबुल फजल की हत्या किसने की, किसके आदेश पर की, कब की और कहाँ से लौट रहा था, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी होगी। जब अबुल फजल की मृत्यु का समाचार अकबर के पास पहुंचता है तो वह बहुत ही दुखी हो जाता है और 3 दिन तक शोक में दीवाने आम में उपस्थित ही नहीं हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि अबुल फजल न केवल उच्च कोटि का विद्वान और इतिहासकार था, बल्कि वे बादशाह अकबर का घनिष्ठतम मित्र और मुख्य सलाहकार भी था। ये जो अबुल फजल का जो ग्रंथ है अकबरनामा, अब हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने अबुल फजल के जीवन वर्त के बारे में जाना, तो ये जो अकबरनामा ग्रंथ है अबुल फजल द्वारा 7 वर्षों में लिखी गई पुस्तक है। अबुल फजल ने इसे 7 वर्षों में पूरा किया, 1591 से 1598 ईस्वी तक। रचना इस ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने अकबर के आदेश पर की थी। अकबर ने अकबरनामा के लिए ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपने राज्य के लोगों को यह आदेश दिया था कि उन्हें बादशाह बाबर और हुमायूं के बारे में जो कुछ भी ज्ञात हो उसे लिपिबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करें। अकबर ने कहा कि भाई अबुल फजल एक कोई ग्रंथ लिख रहा है, तो अगर किसी को बाबर और हुमायूं के बारे में कोई जानकारी हो तो उसको लिख के दरबार में प्रस्तुत करे। तो क्या हुआ, गुलबदन बेगम, जौहर आफ्ताब जी, बायजीद, अब्बास खां सरवानी आदि लोगों ने अपने अपने ग्रंथों की रचना अबुल फजल के अकबरनामा के सहायक ग्रंथों के रूप में की थी। ये जो अकबरनामा ग्रंथ है 3 जिल्दों में बंटा हुआ है, 3 भागों में बंटा हुआ है। इसके जो पार्ट्स है वो है, पहला है
अकबर के जन्म से 15 सितंबर 1572 ईस्वी तक का, जिसमें अकबर के जीवन के प्रारंभिक 30 वर्षों, तैमूरियों की वंशावली, बाबर तथा हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। इसके अलावा जो दूसरा भाग है उसमें अकबर के शासनकाल के 70वें वर्ष के मध्य से लेकर 46वें वर्ष तक, अर्थात 1602 ईस्वी तक जब अबुल फजल की मृत्यु हुई थी तब तक का इसमें वर्णन है। और जो तीसरा पार्ट है आईन अकबरी, ये जो आईन अकबरी है अकबरनामा का ही तीसरा भाग है। आईन अकबरी को आजकल स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में माना जाने लगा है, जबकि ये क्या है, अकबरनामा का ही एक तीसरा भाग है। विसेंट ए स्मिथ इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि अबुल फजल के ग्रंथ में ऐतिहासिक सामग्री शाब्दिक अलंकार में छिपी हुई है। लेखक को बादशाह की प्रशंसा करते हुए झिझक नहीं होती। वह सत्य को छिपाता है और कभी कभी जानबूझकर उसको कुछ का कुछ कर देता है। अर्थात ये जो अबुल फजल है, इन्होंने ये जो अकबरनामा ग्रंथ है इसकी रचना अकबर के आदेश पर लिखी थी और इसने इसमें अकबर के कार्यों की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की है और बहुत ही अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है तथा अकबर के शासनकाल में घटने वाली राजनीतिक घटनाओं का ही इतिहास लिखा है। अर्थात उस समय की सामाजिक स्थिति का कोई वर्णन नहीं किया है। अतः ये जो अकबरनामा ग्रंथ है किसी युग या समाज का इतिहास ना होकर अकबर की कथा है। उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी अकबरनामा अकबर के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक आधार ग्रंथ है। नेक्स्ट जो ग्रंथ है जो कि अकबरनामा का ही तीसरा भाग है वो है आईन ए अकबरी। इसका लेखक है अबुल फजल। आईन ए अकबरी चूँकि अकबरनामा का ही पार्ट है तो इसका जो लेखक है वो अबुल फजल ही होगा, ये निश्चित तौर पर। मुख्यतः अकबरनामा का ही तीसरा भाग है और अब एक स्वतंत्र ग्रंथ माना जाने लगा है। ये जो आईन ए अकबरी है 5 खंडों में विभाजित है। आईन ए अकबरी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो 5 भाग है उसमें जो पहला जो जिल्द है, पहला जो भाग है उसमें विभिन्न संसाधनों का विवरण है, जिसमें राजकीय शाला, राजकोष, रत्नागार, टकसाल, मुद्रा, राजकीय अंतपुर, वस्तुओं के मूल्य, चित्रशाला, वस्त्रशाला, गजशाला, अश्वशाला, सम्राट की दिनचर्या, दरबार के शिष्टाचार, दीन इलाही के नियमों इत्यादि का वर्णन है। जो दूसरा जो भाग है, दूसरा जो खंड है उसमें सैन्य व्यवस्था का वर्णन है, जिसके अंतर्गत सैनिक एवं असैनिक कर्मचारियों, सेना के भाग, सेना के पशु जैसे घोड़े, हाथी वगैरह, मनसबदार, अहदी, बंदूकची, शमशेरबाज अर्थात जो तलवार चलाने वाला, पहलवान, चेला अर्थात दास, किस्क होती थी जो सैन्य चौकियाँ होती थी सेना की, वेतन प्रणाली, मनोरंजन, आखेट इत्यादि का वर्णन इस आईन अकबरी के दूसरे खंड में वर्णित है। जो तीसरा जो खंड है आईन अकबरी का उसमें न्याय व्यवस्था, नए सन के प्रचलन, नया सन जो दीन इलाही संवत चलाया था अकबर ने उसके बारे में तथा भूमि सुधार कार्यों के बारे में तथा अकबर की राजस्व व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इसी पार्ट में टोडरमल द्वारा किए गए भूमि संबंधी सुधारों का वर्णन भी है, जिसको आईन देसाला पद्धति भी कहा जाता है। जो आईन अकबरी का जो चौथा खंड है उसमें हिंदुओं के साहित्य, ज्योतिष, दर्शन का संक्षिप्त वर्णन है तथा तत्कालीन भारत की जातियों, ऋतुएं, फसलें, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन तथा साथ ही प्रसिद्ध विदेशी यात्रियों, मुस्लिम संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों का भी उल्लेख अबुल फजल ने आईन अकबरी के चौथे पार्ट में किया है। जो आईन अकबरी ग्रंथ का जो 5वां भाग है, 5वां जो खंड है उसमें अकबर के नैतिक उपदेश, उसकी कहावतों या उक्तियों एवं
बुद्धिमत्तापूर्ण नियमों का संकलन है। साथ ही अबुल फजल की जीवनी पर भी प्रकाश इसमें अबुल फजल ने डाला है। ये जो आईन अकबरी ग्रंथ है, इसमें अकबर के शासनकाल से संबंधित विभिन्न आंकड़ों तथा शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए ये जो आईन अकबरी ग्रंथ है, ये एक अमूल्य ग्रंथ है।